हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज का जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले यदि बात करें पृथ्वी के आकार की, पृथ्वी का आकार शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। जैसे कि अमूमन सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी वृत्ताकार रूप में है या गोलाकार रूप में है, लेकिन वास्तविक रूप से जो पृथ्वी है यह न वृत्ताकार है न गोलाकार है, बल्कि पृथ्वी ऊपर की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी चपटी है और बीच में जो मध्य में है भूमध्य रेखा की तरफ थोड़ी सी चौड़ी है, उभरी हुई है। इस प्रकार इसका अपना खुद का एक आकार बन जाता है। इसे जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब पृथ्वी के आकार के जैसा। तो जियोइड का अर्थ ही होता है पृथ्वी के आकार के जैसा। तो जो पृथ्वी का आकार है समझिए कि यह पृथ्व्याकार या भू आकार है। कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है ये आकार जियोइड या इसी को भू आकार या इसी को पृथ्व्याकार कहा जाता है। पृथ्व्याकार कहा जाता है। तो अब इसमें यदि आप देखें तो भू का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी होता है और आकार का मतलब तो आकार है। तो पृथ्वी के जैसा आकार उसी को भू आकार कहते हैं, उसी को जियोइड कहते हैं, उसी को पृथ्व्याकार कहते हैं। अब इसका जो आकार रहता है तो इसमें यदि आप देखें तो ये ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी चपटी है। यहाँ पे देख रहे हैं ध्रुवों की तरफ ये थोड़ी सी चपटी रहती है और विषुवत रेखा की तरफ उभरी हुई। अब इसमें यदि आप देखें तो ये इसके ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ, ठीक, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। यदि इसके बीच से एक भूमध्य रेखा खींच दिया जाए जिसे इक्वेटर कहेंगे, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुवों की तरफ पृथ्वी क्या है? चपटी है। इधर क्या है? इधर क्या है? चपटी है। और इधर भी चपटी है और यहाँ पर उभरी है, यहाँ पर उभरी है या उभरी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी ध्रुवों की तरफ चपटी है। चूंकि ये 23.5 अंश पर अपने अक्ष से झुकी हुई है तो इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी है पृथ्वी। यदि आप देखें तो पृथ्वी ये सीधे न होकर के थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है ना, ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 अंश पर, ठीक है। तो यही ये इसका जो है कि एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये चपटी है, ध्रुवों की तरफ चपटी और इक्वेटर की तरफ क्या है? उभरी हुई है। यदि कोई भी पिंड यदि अपने एक्सिस पर घूम रही है तो जब वो घूमती है तो वहाँ पर एक प्रकार का बल कार्य करता है। और जब पृथ्वी, यदि उस पिंड को पृथ्वी मान लीजिए, तो यदि पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी रोटेट करती है और साथ ही साथ एक किसी दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी गति करती है। तो इस प्रकार देखेंगे कि उसमें दो तरह का बल कार्य करता है। दो तरह का बल कार्य करता है। ध्रुवों की तरफ
ध्रुवों की तरफ अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल और यहां पर विषुवत रेखा की तरफ अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और अभिकेंद्री को सेंट्रीपेटल कहते हैं। ठीक है, इसे सेंट्रीपेटल कहते हैं। ठीक, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है और अपकेंद्री बल क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो अभिकेंद्री बल है, तो अभिकेंद्री बल के कारण ध्रुवों की तरफ दबाव पड़ता है। उस कारण से जो ध्रुवी भाग है वो चपटा दिखाई देता है, और यहाँ पर ये बाहर की ओर बल कार्य करता है, और इसलिए विषुवत रेखा की तरफ ये उभरा हुआ दिखाई देता है। तो जो बाहर की तरफ कार्य करेगा वह बल, जो बाहर की तरफ कार्य करेगा अपकेंद्री बल, वह बल जो बाहर से केंद्र की तरफ कार्य करेगा उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें हैं। इसको यदि आप फिजिक्स में समझना चाहें तो आप अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में सर्च करके भी वहाँ से देख सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में बताना यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा यदि बताया जाएगा तो। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें कि अब ये जो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल होता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा आपको। जैसे कि साइकिल चलाते समय यदि टायर में कीचड़ लग जाए तो टायर को लोग उछालते हैं, तो उछालने के बाद उसका कीचड़ बाहर की ओर चला जाता है, तो वह अपकेंद्री बल का जो है कि एक उदाहरण माना जाता है। चलिए अब देखिए, अभिकेंद्री बल के कारण ध्रुवों पर पृथ्वी अपेक्षाकृत चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है। ध्रुवों की तरफ पृथ्वी की गति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण जी के मान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन को बल्कि आप वृद्धि कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ चपटी है, और जब चपटी है तो यहाँ पर पृथ्वी की जो गति होती है ध्रुवों की तरफ विषुवत रेखा की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। विषुवत रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी गति करती है, और यहाँ पर इसकी अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में थोड़ी सी गति कम होती है। और जब गति कम होगी, अपने अक्ष पर जब गति कम होती है तो वहाँ पर जो जी का मान होता है वो उसमें परिवर्तन होता है। यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे सर्वाधिक गति होगा वहाँ पे जी का मान थोड़ा सा कम होगा, और जहाँ पे गति कम होगी वहाँ पर जी का मान थोड़ा सा अधिक हो जाता है। इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ जाता है। और ये जो जी के मान में परिवर्तन होता है, ये जी के मान में जो परिवर्तन हो रहा है ये इनकी त्रिज्या के आधार पर होता है। ठीक है ना, इनकी त्रिज्या के आधार पर होता है। ठीक है,
अब इसी को एक दूसरे फिगर से समझा रहा हूं मैं। ये हो गया, ये तो इसका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। अब यदि यहां से एक भूमध्य रेखा, चलिए हो गया ये, तो ये वाला जो भाग दिख रहे हैं, ये वाला भाग, ये ध्रुवीय व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास या पोलर डायमीटर, इसको पोलर डायमीटर कहेंगे इंग्लिश में। जो पृथ्वी का पोलर डायमीटर होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, 12,714 किलोमीटर। और इसका जो विषुवतीय व्यास है, जो इसका विषुवतीय व्यास है, यानी कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक, इसको आप विषुवतीय व्यास कहेंगे। ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यह विषुवतीय व्यास या इक्वेटोरियल डायमीटर, विषुवतीय व्यास, इसी को विषुवतीय व्यास कहेंगे। विषुवतीय व्यास 12,756 कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। जो विषुवतीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। और यही ध्रुवीय व्यास को यदि आप देखें तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसे आप ध्रुवीय व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवीय व्यास कहेंगे इसे। ध्रुवीय व्यास या पोलर डायमीटर कहेंगे। ये कितना है? तो ये 12,714 किलोमीटर है, ठीक। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और पृथ्वी का ये विषुवतीय व्यास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये विषुवतीय व्यास है, ये 12,756 किलोमीटर है। तो अब देख रहे हैं कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर है। अब इस अंतर होने का इनकी त्रिज्या में भी क्या होता है? अंतर आ जाता है, ठीक है। इनकी त्रिज्या में भी क्या होता है? अंतर आ जाता है। यदि आप सबसे पहले दोनों का, यानी कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास का यदि आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो दोनों का अंतर 42 किलोमीटर लगभग आएगा। ये आप 12,756 माइनस 12,714 इक्वल टू 42 किलोमीटर। तो दोनों का जो अंतर होता है ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का, ये लगभग 42 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 42 किलोमीटर। कुछ किताबों में आपको 43 भी मिल जाएगा, कुछ किताबों में 43 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का जो अंतर होता है ये 42 या कुछ स्रोतों के माध्यम से 43 किलोमीटर भी बताया गया है। अब त्रिज्या की बात करें, यदि त्रिज्या की बात करेंगे तो व्यास का जो आधा होता है, देखिए व्यास का आधा भाग त्रिज्या होता है, ठीक है। तो
तो यदि पृथ्वी का ध्रुवीय त्रिज्या पूछ दे तो 12,714 में 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो ध्रुवीय त्रिज्या होगी। और यदि कभी पृथ्वी का विषुवतीय त्रिज्या पूछ ले तो 12,756 में 2 का भाग दे दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या। अब इसके बाद व्यास का आधा भाग त्रिज्या होता है। यदि पूछ दिया जाए कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर तो 42 किलोमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या का अंतर क्या होगा। तो देख रहे हैं 42 किलोमीटर आ रहा है, तो इसका जो त्रिज्या का अंतर कितना होगा, 42 में 2 का भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 21 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों का जो अंतर है, पृथ्वी ध्रुवीय एवं विषुवतीय त्रिज्या में जो अंतर होगा, विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्या का जो अंतर होगा वो 21 किलोमीटर होगा। यदि पृथ्वी का पूरा व्यास पूछा जाए, है ना, पृथ्वी का पूरा व्यास पूछा जाए तो 12,742 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का पूरा व्यास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर पृथ्वी का पूरा व्यास 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या इसका आधा कर देंगे 6371 किलोमीटर। आधा करके देख लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 छक्का 12, ये 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 2, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का पूरा व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर है, और पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो ध्रुवीय त्रिज्या निकाल सकते हैं, विषुवतीय त्रिज्या निकाल सकते हैं, और इन दोनों का अंतर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं कि त्रिज्या में अंतर आ रहा है। क्या रहा है, त्रिज्या में अंतर कितना आया, 21 किलोमीटर। कितना आया, 21 किलोमीटर। तो अब ये जो त्रिज्या में अंतर आ रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या में जो अंतर आ रहा है, यानी कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय त्रिज्या और विषुवतीय त्रिज्या में इन दोनों का जो अंतर है वो 21 किलोमीटर है। अब जब त्रिज्या में अंतर होगा तो इसके जी के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, त्रिज्या में अंतर के कारण, त्रिज्या में अंतर के कारण, तो त्रिज्या में जो अंतर के कारण होगा, तो जब त्रिज्या में अंतर होगा या त्रिज्या में जब अंतर आएगा तो उसके लिए निम्न तथ्य उभर के सामने आएंगे। जब त्रिज्या में अंतर आता है तो सबसे पहले जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो त्रिज्या में अंतर के कारण क्या होता है, जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि त्रिज्या कम होगी तो जी का मान अधिक होगा। जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। यदि त्रिज्या अधिक होगी तो जी का मान
कम होगा। क्या होगा? कम होगा। देखिए जी के मान में परिवर्तन होता है जब त्रिज्या में अंतर होता है। यदि त्रिज्या में अंतर कारण क्या हो रहा है कि यदि त्रिज्या कम हो जा रही है तो जी का मान क्या होगा? अधिक हो रहा है। यदि त्रिज्या अधिक हो जा रही है तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो कम है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जी का मान अधिक होता है। विषुवतीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक है, इसलिए यहाँ पर जी का मान क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। तो जहाँ पर त्रिज्या अधिक हो जाएगी वहाँ पर जी का मान क्या होगा? कम जाता है। तो विषुवत रेखा पर अब यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जी को लेकर ध्रुवों पर जी का मान एक गुरुत्व है ना, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र में पर जी का मान शून्य होता है और 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश पर जी का मान औसत होता है। यदि ये बात न समझ आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ फैक्ट हो गए कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान एकदम बिल्कुल शून्य होता है और 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर ये क्या होता है? जो 45 डिग्री का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होता है, ये यहाँ से जी का मान का निर्धारण होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 हो गया, यहाँ पर भी 23.5 हो गया। अब इसको 45 मान लीजिए और इसे भी 45 मान लीजिए। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो अब देखिए इस 45 डिग्री अक्षांश से आप यदि नीचे या ऊपर जाते हैं, नीचे या ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है और 45 डिग्री का जो अक्षांश है यहाँ से जी का मान का निर्धारण होगा और ये औसत मैं पृथ्वी के सापेक्ष से बता रहा हूँ। देखिए आप लोग कहीं और मत चले जाइए। यदि कोई साइंस का विद्यार्थी होगा तो कुछ और ना समझ कि 45 डिग्री अक्षांश पर जी का मान औसत कैसे होता है। ये मैं पृथ्वी के संदर्भ में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग समझें इसको कि 45 डिग्री से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने पर, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी का मान जो होगा ये क्या होगा? अधिक होगा। जी का मान क्या होगा? अधिक होगा। और यहाँ से नीचे की तरफ यदि आ रहे हैं तो जी का मान क्या होता है? जी का मान कम होता है। जी का मान क्या होता है? कम होता है और कम होते होते यहाँ पर आकर के सबसे कम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा और इधर से ध्रुवों की तरफ आएंगे, यानी कि यहाँ से एक रेखा 45 डिग्री ये दक्षिण की वाली है तो यहाँ हो गया
और एक यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा और यहाँ पर जी का मान अधिक हो जाएगा। ठीक, तो 45 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ से जी का निर्धारण होता है और ये औसत यहाँ पर जी का मान माना जाता है। तो जो औसत जी का मान होता है, ठीक है, औसत जी का मान यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, औसत जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। औसत जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ और चीज़ों को जान लीजिए, लेकिन लाइट आ रहा होगा, मैं पहले लाइट बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिएगा। हाँ, लाइट तो आ ही रहा है, कोई नहीं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष से घूर्णन जब करती है तो घूर्णन करते समय जी के मान में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जी के मान में सर्वाधिक परिवर्तन या जी का मान सर्वाधिक प्रभावित होता है, घूर्णन के कारण जी का मान सर्वाधिक प्रभावित होता है। एक फैक्ट यहाँ पर नोट करिए कि घूर्णन के कारण जी का मान सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक, ये लगभग 65% पृथ्वी के आकार के कारण भी जी का मान प्रभावित होता है, जी का मान प्रभावित होता है। ये कितना होता है, तो ये लगभग 35%। कितना, लगभग 35%। तो यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये GIC, GDC, LT, TGT, PGT जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही उलझा कर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल और साइंटिफिकल कंसेप्ट पर ये आधारित है, इसलिए कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आप लोग एक काम करिए कि यदि आप लोग को ज्योग्राफी अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आप लोगों को बेसिक साइंस और मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक साइंस और मैथ का नॉलेज रहेगा तो आप लोग ज्योग्राफी को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, है ना, यानी कि उसको समझ सकते हैं ज्योग्राफी को। यदि मैथ और साइंस की बेसिक जानकारी नहीं है तो समझिए कि कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हैं और गलती आपसे होती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो के आज के सेशन में हम लोगों ने पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रहों से संबंधित नियम के बारे में जानेंगे, जो केपलर ने 3 प्रकार के नियम बताए थे उनके बारे में जानेंगे। तो ग्रह से संबंधित जो सवाल कभी कभी गलत हो जाते हैं वे गलत नहीं होंगे। तो आज के सेशन मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।